गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का जो बाल श्रम निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में अगला पॉइंट है कि निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या बाधक तत्व हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अनेक पहल करी है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया है। उन समितियों में बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए हैं, कानून बताए हैं। ठीक है ना, जैसा कि गुरुपद स्वामी समिति हो गई, ठीक है ना, हरबंश समिति, सनत मेहता समिति, सिंधवी समिति, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 आदि के माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन का प्रयास किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इनमें कमी रही होगी, जो कि इनका अच्छी तरीके से पालन नहीं हो पाया। आज भी आप लोग देखते हो कि बहुत सारे होटलों में, कारखानों में, खेतों में, छोटी छोटी दुकानों में, ठीक है ना, बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। ठीक है ना, सस्ती मजदूरी के लिए। और इसके बाद क्या कहते हैं कि अपने जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है ना, तो सरकार की इसी कड़ी में एक बड़ी पहल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों को अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के माध्यम से एक पहल की गई। ठीक है ना, कि सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा प्राप्त की जा सके। ठीक है ना, उसके बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए, कायदे बनाए, कौन से ऐसे हैं कि जो उन शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया। लेकिन बाल श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए, क्या क्या और दिक्कतें थी? सबसे पहले पॉइंट है निर्धनता। ठीक है ना, केवल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। जब वो भूखे होंगे तो शिक्षा कैसे ले पाएंगे? जब उनके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसा नहीं होगी तो वो कैसे शिक्षा ले पाएंगे? ठीक है ना, जब उनके माता पिता के पास पैसे नहीं हो पाएंगे तो उनको पढ़ाने के लिए किताबें कैसे ले पाएंगे? तो सबसे जो अहम कारण था गरीबी, निर्धनता, जिसके कारण व्यक्ति अपना स्वयं पेट नहीं भर सकता, अपने बच्चे का नहीं भर सकता, तो वो पढ़ाएगा लिखाएगा क्या? यही पॉइंट इसमें भी लिखे हुए हैं। बाल श्रम का मूल कारण निर्धनता। बाल श्रमिकों के माता पिता की निर्धनता ही उन्हें इस ओर ले जाती है। जब किसी व्यक्ति को अपना पेट भरने का कोई उपाय नहीं सोचता, जीवन बोझ हो जाता है, तो वह हार कर अपने बच्चों द्वारा बाल श्रमिक के रूप में अर्थोपार्जन के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पारिवारिक दशाएं। सेकंड पॉइंट है। तो पारिवारिक दशाएं क्या हो सकती हैं? जैसे जो परिवार का जो सुखी जीवन हो वो ना हो के उसके विपरीत दशा में हो। ठीक है ना, जो पति पत्नी है या उनका जो माता पिता है, उनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ अलगाव उत्पन्न हो जाए, पारिवारिक कलह, रोज लड़ाई हो अपने परिवार में। ठीक है ना, माता पिता अलग अलग रहते हैं। अनैतिक परिवार यानी कि वो परिवार जिसमें नैतिक गुणों का वास ना हो, अनैतिक चीजों का वास हो। ठीक है ना, इन परिस्थितियों में बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं। यानी कि ऐसे परिवारों में जहाँ पे ये समस्याएं होती हैं, उन परिवारों के बच्चों को ना तो प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है, ना प्रॉपर उनकी देखभाल हो पाती है, जिससे उनको जो एक सही डायरेक्शन में जाना चाहिए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन ही नहीं निश्चित होती है, अनियंत्रित जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी असंभव हो जाती है। ठीक है ना, जिनको पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? बाल श्रमिक बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद अशिक्षा, माता पिता का अशिक्षित होना सॉरी। ठीक है, भारत में अभी भी शिक्षा की कमी है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले
में अधिकार निरक्षर है। यानी कि अगर किसी परिवार का मुखिया अशिक्षित होगा तो वो उसी प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने जो भी परिवार में भाई बहन जो भी हैं तो उनको क्या करेगा, बेटा है, शिक्षा प्रदान करने में बाधा पहुंचाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो यही कहेगा कि अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब आप अपनी जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कहीं भी काम कर सकते हो। गैर संवेदनशील शिक्षा प्रणाली, ठीक है ना। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उनमें ऐसे तत्वों को, ऐसे पाठ्यक्रमों को लाना, ठीक है ना, कि जो हमारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, जो हमारे व्यक्ति पढ़ते हैं, या जो हमारे ऐसे बच्चे जो केवल जीविकोपार्जन के उद्देश्य से पढ़ते हैं, तो ऐसी शिक्षा का समावेश करना, ठीक है ना। विद्यालय अधोरचना की कमजोरी, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों में अनुपस्थिति की ऊंचाई दर। आप लोग देखते होंगे कि जो गांव के स्कूल में उनमें पता चला मैडमें आती ही नहीं है, अध्यापक आते ही नहीं है, ठीक है ना। वो आते हैं तो कुछ काम बता के फिर निकल लेंगे, और इसके बाद आएंगे तो मैडमें का अपना घर का काम वही विद्यालय में करने लगे, पढ़ाने से उनका दूर दूर का नाता ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग गैर संवेदनशील में लाएंगे, ठीक है ना। अगर उन लोगों को, अगर वो शिक्षक बने हैं, शिक्षिका बने हैं, तो उनका प्रति बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसका उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। उसमें उनकी ईमानदारी, निष्ठा पूरी होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। वित्तीय असमानता, ठीक है ना। ग्रामीण शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हाशिए पर रह रहे वर्गों के आधे से अधिक परिवार अभी भी वित्तीय समावेश की परिधि में नहीं है। निर्धन परिवार को संस्थागत स्रोतों से साख सुविधा उपलब्ध नहीं है ताकि वह अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सके, ठीक है ना। जो हमारे ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं लेकिन उनके आय के स्रोत बिल्कुल निश्चित हैं और उनसे निश्चित ही वेतन या अर्थोपार्जन हो पा रहा है, तो वो अपने परिवार का कल्याण देखेंगे पहले कि शिक्षा देखेंगे, ठीक है। यही बात ग्रामीण में है, तो ग्रामीण में जो अर्थोपार्जन की दर है वो शहर की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, जिससे ही असमानताएं हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या होती है, महंगी होती चली जाती है, जिससे क्या होता है, वित्तीय असमानता का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो फैलने लगता है। शहर की पढ़ाई का कुछ अलग महत्व हो जाता है, उसके कुछ अलग तौर तरीके हो जाते हैं, कुछ अलग उसकी वित्तीय व्यवस्था होती है। गांव में वही सारी चीजें अलग हो जाती हैं और उसकी वित्तीय व्यवस्था अलग हो जाती है। इसको भी आप लोग पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सिलेक्ट मैं पूरा इसीलिए कर दे रहा हूं कि ताकि आप लोग पढ़ सके उसको। कानूनी दोष, बाल श्रम की जो भी, मतलब बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जो भी कानून बनाए गए थे उनका कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन सारी समस्याओं को देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग, कहाँ चला गया, हाँ ये, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, उत्पादकों के स्वार्थ। भारत में ऐसे अनेक छोटे मोटे उद्योग हैं जिनमें बाल श्रमिकों से काम लेना लाभप्रद होता है, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक उद्योग, माचिस उद्योग, कालीन उद्योग, घरेलू उद्योग आदि, ठीक है ना। इन सारी चीजों में जो स्वार्थ भावना छुपी होती है, ठीक है ना, क्योंकि छोटे मोटे धंधे होते हैं, बड़े पैमाने पर हों तो उनके लिए अलग मजदूरों की, श्रमिकों की व्यवस्था की जाए, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं तो इनमें भी वो लोग सोचते हैं कि सस्ती मजदूरी में ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अब इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला, बाल श्रम से जुड़े बच्चों के माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जागरूक किया जाए, यानी कि सबसे पहले उस परिवार के मुखिया को जागरूक किया जाए, ठीक है ना।
कि पढ़ाई लिखाई से ही आपके बच्चे का भविष्य बनेगा, ठीक है ना। अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो उसके रोजगार के अवसर सीमित रहेंगे। अगर वो पढ़ लिख लेगा तो उसके रोजगार के अवसर डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से जन भावनाओं को प्रेरित कर संवेदनशील बनाया जा सके। जैसे कि आप लोग देखते हो मीना मंच के माध्यम से स्त्रियों को पढ़ाने के लिए बल दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो हमारा शैक्षिक सत्र जब प्रारंभ होता है तो मास्टर लोग अपने विद्यालय का प्रचार करते हैं कि हमारे स्कूल में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो ये सुविधाएं मिलेंगी, वो सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी वाले में आजकल लोग करने लगे हैं। बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कानून को बहुत कड़ाई से उनका पालन किया जाए। इसके बाद ऐसे बाल श्रमिक जो निराश्रित है उनके लिए अलग आश्रमों की स्थापना की जाए, उसमें उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बाल श्रम के लिए लोगों के मन में परिवर्तन लाना आवश्यक है, ठीक है ना। बाल श्रम एक बुराई है, यह भावना समाज में विकसित करना चाहिए, ठीक है। तो यही सारे बेटा पॉइंट है जो जिनको हम लोग बाल श्रम से मतलब बाल श्रम को अपने समाज से अपने देश से हटा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आया आप लोगों को आप लोग पूछ सकते हो। ये चैप्टर बेटा यहीं से खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, फिर भी नहीं क्लियर हो रही तो आप मुझको कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप बेटा आपके लिए मैंने YouTube पे वीडियो डालना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो और आपके ऐसे साथी जो अन्य कॉलेजों से या अन्य जगह से अन्य स्टेट से BTC कर रहे हैं या डीलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको भी आप मेरे ये वीडियो भेज सकते हो, ठीक है ना। और बेटा इसको जरूर देखो, आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू क्लास।